हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स 2 का 6 चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि है लीनियर प्रोग्रामिंग या फिर इसको शॉर्ट में एलपीपी भी बोलते हैं। इस पे दो टाइप के सम है, पहला तो आपको एलपीपी फॉर्मुलेट करने बोलेंगे या फिर दूसरा है ग्राफिकल मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फॉर्मुलेट कैसे करते हैं देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको एक तो सॉल्व करने के लिए आएगा तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, या फिर समटाइम्स एक्टिविटी के लिए आएगा तो सीधा 4 मार्क्स के लिए आएगा। बहुत इजी, बहुत आसान है, देखो कैसे इसको करते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वही रीड कर रहा हूँ। टेबल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो गाइस टेबल के फॉर्म में लिखो। ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा ना तो क्वेश्चन का आंसर करते समय आप टेबल के फॉर्म में लिखो, क्योंकि जनरली आपका ह्यूमन बीइंग का माइंड क्या होता है, टैबुलर फॉर्म या फिर कोई भी चीज पिक्चर के फॉर्म में दिखती है ना, इजीली क्लिक हो जाती है ना, इजीली रिमेम्बर हो जाते हैं। तो यही बात है, देखो टेबल मैंने पहले से लिख के रखा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए, ओके, एंड सेल ऑफ बी 20 एंड 30 रुपीज कुछ दिया है। एलपीपी फॉर्मुलेट करने बोला, राइट, एलपीपी फॉर्मुलेट करने बोला। और दूसरी बात की यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो है वो आपका मैक्सिमम है। प्रॉफिट क्या है आपका, मैक्सिमम। मतलब आपका ये जो सम सॉल्व कर रहे हैं इसमें मेन ऑब्जेक्ट क्या आपका, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, रखना है, जो भी है प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो जब भी मैक्सिमाइज वाला प्रॉफिट आएगा तो आपका ये प्रॉफिट जो है वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट क्या आपका ऑब्जेक्टिव। हम कॉमर्स वाले हैं तो दो ही चीज है, एक तो प्रॉफिट या फिर कॉस्ट। ये सब में प्रॉफिट दिखाने वाला हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस्ट वाला देखेंगे। ठीक है, कॉस्ट जो होती है ऑलवेज मिनिमाइज होती है ना, और प्रॉफिट जो होता है ऑलवेज क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है। सोचने की जरूरत नहीं है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो डेटा है, गैजेट्स दिए आपको ए बी, फाउंड्री, मशीन शॉप एंड समथिंग समथिंग, एग्जैक्टली हम एज्यूम किसके करो, इसमें एग्जैक्टली हमारे डिसीजन वेरिएबल कौन से होंगे, वो कैसे डिसाइड करते हैं, चलिए दिखा देता हूँ। सिंपल, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। जिसका समझो प्रॉफिट वाला समय तो प्रॉफिट दिखेगा, कॉस्ट वाला समय तो कॉस्ट दिखेगा। जिसका भी प्रॉफिट दिया ना वो रहेगा अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो क्या दिया है, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ गैजेट ए, तो मेरा ए जो होगा ना वो होगा मेरा एक्स, एंड गैजेट बी जो मेरा रहेगा ना वो मेरा होगा वाई। निकल दिया ना, बहुत आसानी से, कितना सिंपल। यही बहुत सारे लोगों को यही चीजें नहीं समझ आती कि एग्जैक्टली एक्स किसको एज्यूम करो। एक्स और वाई को ही बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल, राइट। एक्स और वाई को क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल। और ये जो प्रॉफिट या फिर कॉस्ट आएगा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट दिया ना 30 एंड 20 रुपीज, वो किसका है, गैजेट ए गैजेट बी। अगर टेबुलर फॉर्म में आप ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। तो मैं एक कॉलम ऐसा बढ़ा देता हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, एक छोटा सा कॉलम हमने ऐड कर दिया प्रॉफिट का, जो कि है आपका गैजेट ए का ₹30 है, सॉरी ऊपर ना ₹30, और गैजेट बी का थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ₹20। ठीक है, ये देखो टेबल अभी अट्रैक्टिव लग रहा है, सारी चीजें टेबल में है, क्वेश्चन भी देखने की अभी जरूरत नहीं पड़ी। देखो बहुत सिंपल। तो सबसे पहले जनरली हम एक्स वाई एज्यूम करते हैं, मतलब वही जो मैंने बोला डिसीजन वेरिएबल। तो किसको एज्यूम करने वाले हैं, गैजेट ए जो है उसको एक्स एज्यूम करने वाले हैं, गैजेट बी को वाई एज्यूम करने वाले। वही मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस एक्स यूनिट्स ऑफ गैजेट, है ना, गैजेट ए एंड वाई यूनिट्स ऑफ गैजेट बी, वाई यूनिट्स ऑफ गैजेट बी। देखो हमने दोनों को एक्स वाई एज्यूम कर लिया। सबसे पहले जो कि मैंने बोला था प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिसाइड करना बहुत जरूरी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल प्रॉफिट। क्या लिखूंगा, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कैसे मिलेगा आपका, देखो जो गैजेट ए के यूनिट्स है वो कितने यूनिट्स है, एक्स यूनिट्स, और गैजेट ए का जो प्रॉफिट है वो कितना रुपीस है, 30 रुपीस। तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, टोटल 30x मिलेगा। सिमिलरली गैजेट बी का कितना है प्रॉफिट 20, और ऐसे कितने यूनिट्स है 1, तो मुझे ये मिल गया प्रॉफिट। प्रॉफिट को ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, अभी टेबल से हम क्या करते हैं, रिमेनिंग कंडीशंस है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखता हूं मैं, फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल रिमेनिंग कंडीशंस है ना, रिमेनिंग कंडीशंस आर,
रिमेनिंग कंडीशंस बोलो या फिर रिमेनिंग कांस्टेंट्स बोलो, कंडीशंस एंड कांस्टेंट्स एक ही बात है। देखो भी यहाँ पे अभी फाउंड्री एंड मशीन शॉप के लिए हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए क्या है 10 और गैजेट एक है, इसका मतलब क्या बनेगा 10x है ना, प्लस ये दूसरा क्या है गैजेट बी का कितना है 6, तो कितना बनेगा 6 यूनिट्स। एंड टाइम देखिए कितना है 60, टाइम कितना है 60। अभी हम इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, नहीं 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 इज इक्वल टू नहीं लिखे, इक्वेशन में क्या है अवेलेबल टाइम बोला है, इनइक्वालिटी से यहाँ पे है ना। अवेलेबल टाइम मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके पास 60 मिनट्स या 60 क्या है समझो आवर्स है, 60 आवर्स है, तो हम आंसर में लिखेंगे 60 आवर्स। इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली 60। आपका पेपर समझो कितने घंटे का 3 घंटा, लेकिन कुछ लोग 2.5 घंटे में भी दे सकते हैं, कुछ लोग 2 आवर्स 45 मिनट्स में भी दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 आवर्स है आपके पास, 3 आवर्स से ज्यादा नहीं है, तो इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू 60, मतलब आपका पेपर भी 3 या फिर 3 आवर्स के टाइम कम टाइम में होना चाहिए। तो यही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है ना, आपका अवेलेबल टाइम है 60, इसका मतलब ये जो है 60 आवर्स या फिर उसके कम टाइम में परफॉर्म होना चाहिए, राइट। दूसरा तो आप समझ ही गए होंगे, 5x तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 5x प्लस 4y एंड टाइम कितना है 35 आवर्स, तो मैं लिखूंगा 35 आवर्स। तो देखो ये ऐसा ऐसा लिखो, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्या मिल गया अपने को, कांस्टेंट्स मिल गए या कंडीशंस बोलो कांस्टेंट्स बोलो, बात वही है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कांस्टेंट्स है ना, कांस्टेंट्स। ये देखो आ गए कांस्टेंट्स, ये ऊपर हमने लिखा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके तो एलपीपी लिख देते हैं अभी यहाँ पे, तो लिखूंगा मैं द रिक्वायर्ड, क्या लिखूंगा द रिक्वायर्ड formulated LPP is as follows, ठीक है। डायरेक्ट आप लिख सकते हो एलपीबी, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्या सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैक्सिमाइज प्रॉफिट को हम लिखते हैं जेड, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे जेड। तो जेड का कितना मिला देखो मैक्सिमाइज प्रॉफिट, देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पर भी जेड एज्यूम कर सकते हो ऐसा ना। तो देखो कितना मिला आपको 30x प्लस 25y। ओके अभी ये प्रॉफिट लाने के लिए हमें कुछ कंडीशंस को फॉलो करना है, वो कंडीशंस हमें ऊपर दिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है ना, या फिर कंडीशन वही मैं यहाँ पे लिखूंगा 10x प्लस 6y इज लेस देन और इक्वल टू 60, 5x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 35। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे बाकी है, जो कि जो भी आप यूनिट्स लेंगे ना वो ऑलवेज पॉजिटिव में ही होंगे ना। अभी बताइए यूनिट्स नेगेटिव होते हैं क्या, यूनिट्स नहीं नेगेटिव होंगे, यूनिट्स ऑलवेज पॉजिटिव ही होंगे है ना। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, देखिए नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, इनको क्या बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स। ये देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया, ये आपका बन गया एलपीपी फॉर्मुलेशन। ये देखिए गाइस हमने ऑलरेडी फॉर्मुलेट करने बोला था, एलपीपी हमने फॉर्मुलेट कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी सम हो चाहे वो प्रॉफिट का सम है या कॉस्ट का सम है, ये जो है ना ये कंडीशन ये वाली देखो मैं बॉक्स कर देता हूँ, ये वाली ये एज इट इज कभी चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट का हो या कॉस्ट का हो यूनिट्स के लिए यूनिट्स ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेंगे, इसीलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कभी कभी एक्टिविटी में आता है 2 बॉक्स आते हैं इजीली 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है एक्टिविटी के लिए भी आता है ऐसा, तो एक्टिविटी के लिए आएगा ना तो ऐसा ब्लैंक रख देते या फिर साइन को ब्लैंक रख देते। तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए यूनिट जो है हमने देखे यहाँ पे एक्स एंड वाई को एज्यूम किया ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होंगे, नेगेटिव कभी नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद हमने प्रॉफिट का तो कवर कर लिया, अभी मैं आपको कॉस्ट का दिखा देता हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है जो कि कॉस्ट का आप यहाँ देख पा रहे हो, देखिए क्या बोला है, देखिए यहाँ पे फॉर्डर दिया है, न्यूट्रंस दिए, ये फॉर्डर वगैरह कुछ वैल्यूज दिए, तीन है इस पर, और यहाँ पे बोला मस्ट कंटेन, ध्यान से देखो मस्ट कंटेन मतलब आपका पासिंग का क्राइटेरिया, मस्ट ऑब्टेन 35 मार्क्स, मतलब कम से कम 35 मार्क्स होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 100 चलेंगे, ठीक है ना। वही बात मस्ट कंटेंट का मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं, न्यूट्रंस ए न्यूट्रंस बी एंड न्यूट्रंस सी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है ना। ऑलरेडी आपके पिछले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला था, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में नहीं बोला, तो मैं यहाँ लिखूंगा मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। तो उन्होंने क्या बोला है मस्ट कंटेन कितने यूनिट्स होने चाहिए
14, 22 एंड 1, राइट। 14, 22 एंड 1 इतने यूनिट्स होने चाहिए, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट उन्होंने कॉस्ट बोला है। पिछले क्वेश्चन में मैं जैसे बोला था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है आपका कॉस्ट का है, तो डिसीजन वेरिएबल भी जिसका पर यूनिट का कॉस्ट दिया है ना वही आएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि फॉर्डर 1 का कॉस्ट दिया है 3 रुपीज पर यूनिट एंड फॉर्डर 2 का कॉस्ट दिया है 2 रुपीज पर यूनिट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्डर, देखिए फॉर्डर 1 यहाँ है, फॉर्डर 2 यहाँ है, तो मैं यहाँ लिख लूंगा कॉस्ट। तो नेक्स्ट वाला कॉलम मैं ऐड कर देता हूँ। अगेन मैं बोल रहा हूँ टैबुलर फॉर्म में लिखो, मस्त दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, समझने के लिए भी इजी होता है। कितना है 3 रुपीज एंड कितना है 2 रुपीज, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे टेबल को कर लिया कंप्लीट, अभी टेबल कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको लिखते हैं यहाँ पे 1 बाय 1, जैसा पिछले क्वेश्चन में लिखा था। क्या लिखेंगे, लेट, किसको मैंने पढ़ा था, डिसीजन वेरिएबल, हाँ इसको फॉर्डर 1 एंड फॉर्डर 2 ऐसा टेबल में लिख दो, एकदम इजी काम हो जाएगा। लेट एक्स बी दी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉर्डर 1, फॉर्डर 1। सिमिलरली हम लिखेंगे y बी दी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉर्डर 2, राइट। तो यहाँ अपना ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या था अपना, कॉस्ट। यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट क्या था, कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल कॉस्ट। क्या लिखूंगा, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को हम बोल देंगे z, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हाँ, तो कॉस्ट का देखिए फॉर्डर 1 x एज्यूम किया है और एक यूनिट का कॉस्ट 3 रुपीज है। ऐसे कितने यूनिट्स है, x यूनिट्स, तो इसका कॉस्ट कितना बनेगा 3x। एंड फॉर्डर 2 के लिए कितना कॉस्ट है 2 रुपीज, ऐसे कितने यूनिट्स है y, तो बनेगा 2y। तो इसको मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जैसा पिछले केस में लिखा था ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। थोड़ा छोटा हैंड राइटिंग लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल से अभी भी कुछ कंडीशंस बाकी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम द टेबल। क्या लिखूंगा, फ्रॉम द टेबल रिमेनिंग कंडीशंस आर, रिमेनिंग कंडीशंस आर, रिमेनिंग कंडीशंस। अभी देखिए रिमेनिंग कंडीशंस कौन से। सबसे पहले न्यूट्रॉन्स ए के लिए देखेंगे, न्यूट्रॉन्स बी एंड न्यूट्रॉन्स सी। ओके, तो न्यूट्रॉन्स ए के लिए देखते हैं, जो कि आपका 2x, तो मिडल में लिख देता हूँ, अच्छा देखिएगा 2x प्लस वाई एंड यहाँ कितना है 14। ओके, अभी यहाँ पे बोला मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, मतलब वो एटलीस्ट वाला कंडीशन जो करते थे, जब भी एटलीस्ट आता था हम ग्रेटर देन लिखते, मतलब मिनिमम 14 चाहे उससे ज्यादा जितने चाहे हो, ठीक है। फिर सिमिलरली 2x प्लस 3y, यहाँ पर भी वही बात, मिनिमम 22 चाहिए। लास्ट में x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये आ गए आपके कॉन्स्टेंट्स। हाँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट्स, चलिए ऐसा लिख देता हूँ, कॉन्स्टेंट्स आ गए तीनों की तीनों, मतलब कंडीशंस। अभी मैं लिखूंगा द रिक्वायर्ड फॉर्मुलेटेड एलपीपी, द रिक्वायर्ड फॉर्मुलेटेड एलपीपी is as follows। हम लिखेंगे, देखते हैं अभी। तो सबसे पहले अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहां लिखना है। ये कॉस्ट वाला है, कॉस्ट कैसे होती है, मिनिमाइज। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मिनिमाइज कॉस्ट, मतलब मिनिमाइज जेड, क्योंकि कॉस्ट को हमने जेड एज्यूम किया है। तो क्या है, जो भी आया वो लिख लो एज इट इज, 3x प्लस 2y, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, एक बार लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, मतलब समझे ना, ये क्राइटेरिया फुलफिल होने के लिए कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस या फिर कॉन्स्टेंट्स है, वो लिखेंगे। वो जो ऊपर लिखा वही लिखना है आपको। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 14, फिर 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 22, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि लास्ट क्वेश्चन में बताई मैंने आपको, x मतलब यूनिट्स और यहाँ सिमिलरली y भी मतलब क्या होता है यूनिट्स, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होंगे, चाहे सम आपका प्रॉफिट का या कॉस्ट का है, यूनिट्स ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेंगे ना। तो वही मैं इसको रीजन लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स, राइट। देखिए ये सब भी हो गया आपका कंप्लीट।
चलिए गाइज, पहले क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट वाला कवर किया, दूसरे वाले क्वेश्चन में कॉस्ट वाला कवर किया, तीसरा वाला कोई अलग केस नहीं है, प्रॉफिट और लॉस वाले दो ही केसेस है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन में आपको टेबल नहीं दिख रहा है। टेबल दिख रहा है क्या क्वेश्चन में? नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल क्रिएट करके दिखाऊंगा और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा वाला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड आ सकता है, तो एक बार जरूर रेफर कर लेना। देखो तो देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया था उसको मैंने पहले पूरे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अभी हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए कितने मैगजीन्स है, 2 मैगजीन्स है। तो यहाँ पे लिखूंगा लेट कंपनी प्रिंट्स, है ना, क्या लिखेंगे, कंपनी प्रिंट्स x यूनिट्स ऑफ मैगजीन ए, है ना, मैगजीन ए एंड y यूनिट्स ऑफ मैगजीन बी। राइट, यहाँ तक क्लियर है? तो यस, तो सबसे पहला हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि आपका टोटल प्रॉफिट वाला है। राइट, सो टोटल प्रॉफिट। सो देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेड। तो कितना प्रॉफिट है? मैगजीन ए से पर यूनिट आपको 10 रुपीज प्रॉफिट है, और मैगजीन बी से पर यूनिट आपको 15 रुपीज। तो आप समझ ही गए होंगे, पिछले 2 क्वेश्चन में हमने किया वही बात है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जगह नहीं है तो आप ऐसा ऑब्जेक्टिव लिख के फिर नीचे ऐसा फंक्शन लिखो, है ना। मेरे पास नहीं इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, आपके पास होगा तो आगे लिख लेना। ये बन गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मिल गया, लेकिन उसके अलावा बाकी भी कंडीशंस आपके पास बाकी है, वो मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम द टेबल रिमेनिंग कंडीशंस आर। राइट, रिमेनिंग कंडीशंस आर। तो आपके पास कितने मशीन है? देखिए 3 मशीन है, तो 3 मशीन के लिए 3 कंडीशन आएंगे। तो सबसे पहला कंडीशन मशीन ऐसा देखेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में एक्स वाई नहीं लिखा है तो आप ऐसा लिख लो। ये क्या याद है ना, डिसीजन वेरिएबल्स, है ना। तो पहला आपका मशीन 1 के लिए आएगा, तो आएगा आपका 2x + 3y। राइट, यहाँ देखिए 2x + 3y और कितना है 36। अभी हम साइन डिसाइड करेंगे। क्या बोला है नीचे देखिए, अवेलेबल टाइम। अवेलेबल टाइम मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके पास 36 आवर्स है। इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू, मतलब 36 आवर्स या फिर उससे कम टाइम में आपको काम खत्म करना है, ठीक है ना। सेकंड मशीन के लिए देखते हैं क्या है। सेकंड मशीन के लिए 5x + 2y लेस देन और इक्वल टू 60। सिमिलरली लास्ट के लिए आएगा आपका 2x + 6y, है ना, 2x + 6y लेस देन और इक्वल टू कितना है, यहाँ सेकंड के लिए 50 था, लास्ट के लिए 60 है। तो देखिए हमने तीनों के तीनों कंडीशंस को फ्रेम कर लिया है। अभी हम देखते हैं द रिक्वायर्ड एलपीवी, है ना, द रिक्वायर्ड फॉर्मुलेटेड बोल सकते हैं, द रिक्वायर्ड फॉर्मुलेटेड एलपीपी, है ना, इज एज फॉलोस। ये अपने वर्ड में भी ऐसा लिख सकते हो, है ना, इज एज फॉलोस। तो देखो वही सबसे पहला ये जो सम है आपका क्या है, प्रॉफिट वाला। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मैक्सिमाइज। प्रॉफिट जो होता है ऑलवेज क्या होता है, मैक्सिमाइज। सब में भी आप देख पा रहे होंगे, तो इसको बोलूंगा मैं जेड। तो मैक्सिमाइज आपका जेड जो आएगा वो कितना आएगा, मैक्सिमाइज जेड। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वही आपका 10x + 15y। ओके, इसके अलावा ये प्रॉफिट फुलफिल करने के लिए आपके पास 3 कंडीशन है, वो मैं लिखूंगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, है ना, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स बोलो या फिर कंडीशंस बोलो, बात वही है। तीनों में एज इट इज लिख लूंगा। यहाँ पे 2x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 36, है ना, 5x + 2y लेस देन इक्वल टू 15, लास्ट में 2x + 6y लेस देन और इक्वल टू 60। देखिए मैंने तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट्स या कंडीशंस लिख लिए। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाली कंडीशन अगेन एक बार आपको रिमाइंड करके दे रहा हूँ। ये देखिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। बहुत सारे लोग यहाँ तक तो लिख देते लेकिन लास्ट वाली कंडीशन लिखना भूल जाते हैं, और वही कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं लिखूंगा नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। क्या नेगेटिव, नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स। जगह नहीं है तो अब ऐसा लिख लो, नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स। आई होप आप यहां तक क्लियर होगा आपको अच्छे से। देखिए तो हमने तीनों सम को कितने आसानी से सॉल्व कर लिया, बहुत इजी है। इसीलिए गाइस जिनको भी मार्क्स में पासिंग की चिंता है ना, वो मार्क्स 2 पे फोकस करो। आप को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपको लगेगा हाँ चल मैं आसानी से पास हो सकता हूँ। तो मार्क्स 2 पे पहला फोकस करो और फिर आपको
वहां एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना, फिर आप मास 1 पे शिफ्ट हो जाओ। उसमें भी आपका मैथमेटिकल लॉजिक है, सबसे आसान टॉपिक है, वहां फोकस कर लेना। और बाकी भी चैप्टर्स है, हमने ऑलरेडी उनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हमने कवर कर ली है। मैंने इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे बना के रखी है, तो एक बार आप वहां विजिट करो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो एक बार जरूर करो और घंटा बजाओ, ताकि आपका बोर्ड में डंका बजे।